हेलो दोस्तों, हम बात कर रहे थे एग्रीकल्चर की। हम जानेंगे कि एग्रीकल्चर के बारे में, एग्रीकल्चर होता है क्या, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के बारे में, एग्रीकल्चर की जो ब्रांचें अलग अलग उनके बारे में पढ़ेंगे। और मैं थोड़ा सा डिफाइन करूँगा, एग्रीकल्चर को परिभाषित करूँगा, एग्रीकल्चर वर्ड को कहाँ से क्या है, क्या मतलब है एग्रीकल्चर का। तो एग्रीकल्चर जो वर्ड है दोस्तों, वो एक लैटिन वर्ड है। क्या है? लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड है एग्रीकल्चर, एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर लैटिन वर्ड है, वो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। बेटा ध्यान रखना, एग्रीकल्चर लैटिन वर्ड है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। इसको जब हम डिफाइन करेंगे, तोड़ेंगे, तो दो वर्डों में टूट जाएगा। ठीक है, एक तो टूटेगा एग्रोन और एक हो जाएगा कल्चरास। ठीक है, जो एग्रोन्स का मीन्स होता है वो होता है फील्ड या खेत, भूमि भी बोल सकते हैं। ठीक है, और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन टू मैनेज। ठीक है, कल्टीवेशन या टू मैनेज बोले तो इसमें तो हम कह सकते हैं प्रबंधन। हिंदी होती है इसकी प्रबंधन। प्रबंधन। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के बारे में बात करें। एग्रीकल्चर वर्ड है वो लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एग्रोन्स और कल्चर से। एग्रोन्स का मतलब फील्ड होता है, फील्ड का मतलब खेती या भूमि। और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन टू मैनेज, कल्टीवेशन मतलब होता है प्रबंधन। अब इसकी हम शॉर्ट में डेफिनेशन देखें तो हो जाएगा भूमि का प्रबंधन। क्या हो जाएगा? भूमि का प्रबंधन। ठीक है, भूमि का प्रबंधन इसकी शॉर्ट में ये डेफिनेशन है। तो एग्रीकल्चर जो वर्ड है वो है लैटिन भाषा का, लेकिन दो शब्दों से मिलकर बना है, एग्रोन प्लस कल्चर से। एग्रोन का मतलब होता है फील्ड, खेती या भूमि। कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन टू मैनेज या प्रबंधन। ठीक है, आगे चले। अब बात करें दोस्तों एग्रीकल्चर की जो अलग अलग ब्रांचें हैं, कौन कौन सी ब्रांच किसमें है। तो एग्रीकल्चर के अंदर तीन ब्रांचें इंपॉर्टेंट है, इसकी तीन शाखाएं हैं। ठीक है, तो तीन शाखा कौन कौन सी है वो देखेंगे। इसमें तीन शाखा आती है। पहली तो आती है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी, ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान, ठीक है। दूसरी इसकी शाखा है वो है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर इसे हम कहते हैं उद्यान विज्ञान। ठीक है, मेनली इसकी दो ही ब्रांच होती है, एक तो एग्रोनॉमी होती है जो सस्य विज्ञान, और एक हॉर्टिकल्चर जो उद्यान विज्ञान। अब दोनों के बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एग्रोनॉमी। ठीक है, एग्रोनॉमी का कुछ टॉपिक है मेरे पास, एक आज वो टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो एग्रोनॉमी इसके अंदर वैसे स्पेशली और भी ब्रांचेज आती है। बात करेंगे हम एग्रोनॉमी की, तो एग्रोनॉमी की जो बात करेंगे। ठीक है, तो एग्रोनॉमी में कौन कौन सी ब्रांचें हैं, क्या है एग्रोनॉमी, किस वर्ड से है। एग्रोनॉमी, ठीक है। एग्रोनॉमी का मतलब होता है बेटा, एग्रोनॉमी भी एक लैटिन वर्ड ही है। एग्रोनॉमी भी लैटिन वर्ड है, लैटिन शब्द है, लैटिन शब्द है। ठीक है, एग्रोनॉमी एक लैटिन शब्द है, ध्यान रखना। एग्रोनॉमी की हम बात करें, फादर्स ऑफ एग्रोनॉमी, फादर्स ऑफ एग्रोनॉमी,
एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी के जो फादर्स है, जनक है, वो है डॉक्टर पीटर डी क्रेन्सी। एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी के फादर कौन है? पीटर डी क्रेन्सी। अब हम बात करेंगे कि एग्रोनॉमी के अंदर किस किस का अध्ययन किया जाता है। एग्रोनॉमी में किसका अध्ययन किया जाता है, एग्रोनॉमी का क्या मतलब है? तो एग्रोनॉमी में कुछ ब्रांचें चलेगी, कुछ उनका हम अध्ययन करेंगे। जैसे एग्रोनॉमी में हम एक तो अध्ययन करेंगे फसलों का, फसलें कौन कौन सी है वो अलग अलग चलेगी। इसमें हम अध्ययन करेंगे एक तो उद्यान वाली फसलें, खाद्यान्न फसलें, सॉरी खाद्यान्न फसलें, खाद्यान्न फसलें, ठीक है। एक हम इसमें अध्ययन करेंगे दलहनी फसलें, दलहनी फसलें, इसमें चलेगी फिर हमारे तिलहनी फसलें, तिलहनी फसलें, ठीक है। इसमें फिर हमारे कुछ चारे वाली फसलें आएगी, चारे वाली फसलें, कुछ मसाले भी आएंगे इसमें, मसाले वाली फसलें, ये होती है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी के अंदर ये चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो बात करें कि अब एग्रोनॉमी की जो परिभाषा होगी क्या होगी, तो एग्रोनॉमी की परिभाषा होगी कि खेत में फसल, खेत का प्रबंधन करके फसलों को उत्पादन करना, ये एग्रोनॉमी कहलाता है। एग्रोनॉमी के अंदर इन चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे और कुछ टॉपिक है उनके बारे में भी हम जानेंगे। एक टॉपिक है पहले उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद में अगर टाइम मिला तो टाइम बड़ा वीडियो बनाना है तो फिर इसके बारे में और आगे चलेंगे। हम बात करेंगे पहले मृदा उर्वरता एवं मृदा उत्पादकता। सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी। पहले हम बात करेंगे सॉइल फर्टिलिटी की। सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे, कौन कौन से इसको कार्य को जो प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो इसकी जो परिभाषा होगी वो होगी, परिभाषा, इसकी परिभाषा होगी, एक तो हो जाएगी कि मृदा के, एक तो हो जाएगी मृदा के भौतिक, जैविक एवं रासायनिक योग, को, ठीक है। मतलब एक तो परिभाषा होगी कि जो मृदा के भौतिक, जैविक और रासायनिक योग है, इनको हम सॉइल फर्टिलिटी कहते हैं, सॉइल फर्टिलिटी कहते हैं, मृदा उर्वरता कहते हैं। एक या इसकी दूसरी परिभाषा होती है वो होगी मृदा उर्वरता, मृदा उर्वरता, मृदा की, मृदा उर्वरता, मृदा की जो है पेत्रक क्षमता, पेत्रक क्षमता
है जो पौधों को तो जो पौधों को मृदा उर्वरता मृदा की वह पैतृक क्षमता है जो पौधों को आवश्यक पोषक तत्व है, आवश्यक पोषक तत्व है उचित मात्रा में एवं प्राप्य रूप में प्रदान प्रदान करा सके या उपलब्ध करा सके। बात करें मृदा उर्वरता की डेफिनेशन मैंने एक तो बताया कि मृदा के भौतिक, जैविक और रासायनिक क्यों कोई मृदा उर्वरता करते हैं। एक इसकी परिभाषा होती कि मृदा उर्वरता मृदा की वह पैतृक क्षमता है जो पौधों को आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा एवं प्राप्य रूप में प्रदान कर सके। ठीक है, अब बात करें हम कि मृदा उर्वरता कितने प्रकार की है, तो मृदा उर्वरता के जो टाइप है वो देखेंगे कि टाइप ऑफ मृदा उर्वरता कितने प्रकार की होती है। दोस्तों आराम से समझना है, हमें कहीं भाग के नहीं जाना। अगर किसी को समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कल कमेंट डाल देना, आराम से देख के वीडियो को। अब बात करेंगे हम मृदा उर्वरता के प्रकार। ठीक है, कि मृदा उर्वरता कितने प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। तो इसमें जो मृदा की उर्वरता होती है दो प्रकार की होती है। एक तो होती है प्राकृतिक उर्वरता, ठीक है, और दूसरी होगी उपार्जित पोषक उपार्जित उर्वरता। देखो अंतर देखते हैं कि प्राकृतिक क्या होती है और उपार्जित क्या होती है। प्राकृतिक तो जो मृदा में ऑलरेडी होती है, मतलब इससे कहते हैं पदार्थों से मिलती है, उसे कहते हैं। तो प्राकृतिक की जो डेफिनेशन देखेंगे हम वो देखेंगे प्राकृतिक है ना, प्राकृतिक उर्वरता मृदा में प्रकृति के कारण, प्रकृति के कारण होती है। मतलब कोई मृदा उर्वर है तो वो प्रकृति के कारण है, जैसे उसमें कुछ हम मिला नहीं रहे। एक होती है उपार्जित, ठीक है, ये प्रकृति की। एक होती है उपार्जित उर्वरता। उपार्जित उर्वरता रहेगी, उसमें क्या करेंगे कि जैसे किसान है वो बाहर से लाके खाद है उर्वरक वो मिला है मृदा में। हम उपार्जित, हम मृदा उर्वर नहीं है, हम उसे बना रहे हैं, उसके हम पेड़ पौधों को पोषक तत्व प्रदान कराने के लिए मृदा को उर्वरता बना रहे हैं। उसमें हम पोषक तत्व दे रहे हैं, उर्वरक दे रहे हैं, यूरिया दे रहे हैं, ऐसी चीजें देकर हम उसमें उर्वरता फर्टिलिटी उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, तो उपार्जित के अंदर क्या होगा कि किसान द्वारा मृदा में खाद उर्वरक मिलाकर मृदा को
उपजाऊ बनाना, उपार्जित बनाना, उपार्जित बनाना ही उपार्जित उर्वरता कहलाती है। ठीक है, उपार्जित उर्वरता कहलाती। तो दोस्तों हम बात करते थे उर्वरता की, तो उर्वरता का हम दो प्रकार होते हैं। एक तो हो गया प्राकृतिक उर्वरता, और प्राकृतिक जो मतलब मृदा में पहले से ये मृदा के पैतृक पदार्थ से मृदा को उपलब्ध हो रहे हैं, मृदा में पोषक तत्व जो ऑलरेडी जिस प्रकार से मृदा बन रही है उसी से उसे प्राप्त हो रहे हैं। एक होती है उपार्जित। उपार्जित में क्या है कि किसान खुद उसमें मिट्टी में कुछ खाद उर्वरक डाल रहा है, उस वजह से मृदा में खुद इसको मृदा उपजाऊ हो रही है। जैसे उसमें कोई किसान है उसमें खाद मिला रहा है, तो खाद बेटा खाद मिला रहा है, उर्वरक मिला रहा है, खाद और उर्वरक में पोषक तत्व तो रहेंगे, ये मिट्टी में मिलेंगे तो मृदा उपजाऊ होगी। उपजाऊ या जब हम कर रहे हैं, ये किसान द्वारा कर रहे हैं, ये मृदा है नहीं, हम मृदा को उपजाऊ बना रहे हैं, और यह प्रकृति में ऑलरेडी पहले उपजाऊ है। ठीक है, तो दो प्रकार की उर्वरता होगी। अब बात करें कि उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होंगे, बात करेंगे बेटा मृदा को। अब बात करेंगे हम मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, हम देखेंगे एक एक की मतलब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से नहीं है। ठीक है, पहले हमने देखी थी मृदा की उर्वरता, मृदा क्या होती है, मृदा की उत्पादितता, मृदा की उर्वरता देखी थी, फिर मृदा के कितने प्रकार की उर्वरता होती है वो देखी थी। अब हम बात करेंगे कि मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से। तो मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारकों को भी दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक तो होते हैं प्राकृतिक कारक। ठीक है, तो एक होता है कृत्रिम मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक दो भागों में बांटे गए, एक तो प्राकृतिक कारक और एक होते हैं कृत्रिम कारक। हम बात करेंगे पहले प्राकृतिक कारक। और प्राकृतिक कारक में कौन कौन से है, तो प्राकृतिक में पहला आता है पैतृक पदार्थ, दूसरा आ जाएगा स्थलाकृति, तीसरा आ जाएगा बेटा अपने यहाँ पे मृदा आयु, चौथा हो जाएगा इसमें ही मृदा एक बाद में जलवायु, मृदा के बाद में चौथा हो जाएगा जलवायु, और पांचवा हो जाएगा बेटा अपने जलवायु के बाद में मृदा की प्रोफाइल, मृदा प्रोफाइल, पांचवा हो जाएगा मृदा प्रोफाइल। छठा हो जाएगा पहला हो गया पैतृक पदार्थ, दूसरा हो गया स्थलाकृति, तीसरा हो गया मृदा की आयु, चौथा हो गया जलवायु, पांचवा हो गया मृदा की प्रोफाइल, और 6 नंबर हो जाएगा मृदा की भौतिक दशा। 6 नंबर हो जाएगा मृदा की भौतिक दशा। 7वां हो जाएगा मृदा की भौतिक दशा होगा, मृदा की भौतिक दशा। 7वां हो जाएगा मृदा अपरदन।
मृदा अपरदन, और 8वां हो जाएगा मृदा अपरदन, मृदा में पोषक तत्व। 7वां हो जाएगा मृदा अपरदन और 8वां हो जाएगा मृदा में पोषक तत्व। मृदा में पोषक तत्व। अब हम थोड़ा थोड़ा एक एक के बारे में डिफाइन करेंगे, इनको जानेंगे कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। ठीक है, तो हम पहला देखते हैं कि मृदा पैतृक पदार्थ। ठीक है, पहला देखेंगे, हम पहला देखेंगे पैतृक पदार्थ। पैतृक पदार्थ कैसे रहेगा कि मान लो पैतृक पदार्थ होता है, कोई मृदा है वो अम्लीय मृदा, अम्लीय चट्टान से बनती है। जैसे कोई मृदा है वो अम्लीय चट्टान से बनती है, अम्लीय चट्टान से बनती है, तो बनने वाली मृदा की कैसी होगी? अम्लीय। जो मृदा बनेगी वो भी किस प्रकृति की होगी? अम्लीय प्रकृति की। अम्लीय, हल्की अम्लीय प्रकृति की होगी तो मृदा थोड़ी उपजाऊ होगी ना। तो जिस प्रकार का पैतृक पदार्थ होगा उसी प्रकार की मृदा बनेगी, और जिस प्रकार की मृदा बनेगी, मान लो कोई पैतृक पदार्थ है वो क्षारीय प्रकृति का, उसमें साल्ट की मात्रा ज्यादा है तो उसमें बनने वाली मृदा अम्लीय, वो क्षारीय प्रकृति हो जाएगी। और किसी में साल्ट बहुत ही ज्यादा रहेगा तो वो अम्लीय प्रकृति हो जाएगी, तो उसमें हम फसल उत्पादन नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद में 2 नंबर पे आता है स्थलाकृति। 2 नंबर पे आता अपने स्थलाकृति। स्थलाकृति मान लो कि एक तो भूमि हमारे पास समतल है, लैंड है जो समतल है, एक मान लो ऊबड़ खाबड़ है, तो जो समतल भूमि रहेगी उसकी उपजाऊ क्षमता अधिक रहेगी, उर्वरता क्षमता अधिक रहेगी, और जो देखो समतल की समतल भूमि रहेगी वो उपजाऊ अधिक रहेगी। उपजाऊ अधिक तो उर्वरता भी अधिक रहेगी। ठीक है, एक भूमि जो हमारे पास उबड़ खाबड़ है, मतलब समतल नहीं है, तो समतल की उर्वरता क्षमता कम होगी। ठीक है, इसी प्रकार स्थलाकृति प्रोवाइड करेंगे। और नंबर 3 का है हमारे पास क्या, 2 कर लिया, तीसरा करेंगे हम मृदा आयु। तो सोच रहा होगा सर मृदा आयु कैसे करेंगे? मान लो कि कोई फसल है, उसमें हम लगातार से खेती कर रहे हैं, 5-6 साल हो गए, तो उसमें पोषक तत्वों की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। और एक भूमि ऐसी रहेगी कि जिसने कभी खेती की नहीं, अभी उससे पेड़ पौधे काट के हम खेती कर रहे हैं, तो उसकी उपजाऊ क्षमता अधिक रहेगी। तो जिसमें हम लंबे समय से खेती कर रहे हैं, लंबे समय से खेती कर रहे हैं, उसकी उर्वरता कम होती है, किसी खेती में मान लो किसी मृदा में मान लो किसी मृदा में अभी खेती करना शुरू किया है तो उसकी उपजाऊ क्षमता अधिक होगी, उसकी उर्वरता अधिक होगी। ठीक है,
ठीक है, तो ध्यान रखना कि मतलब क्या कैसे करके मान लो कोई खेत है जिसमें हम लंबे समय से फसल उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी उर्वरता क्या होगी, उसकी उर्वरता कम होगी, ठीक है, उसकी उर्वरता कम होगी। और किसी में हम अभी खेती करने चालू किया, हाल ही में ऐसी पड़ी थी बंजर भूमि और हम उसमें खाद उर्वरक अच्छे देके अभी खेती करना चालू कर दे तो उसकी उर्वरता अधिक होगी, ठीक है। उसके बाद में हम 4 नंबर पे लेके चलते हैं। हम 4 नंबर वाला लेते हैं, जो हमारे 4 नंबर वाला आयु है जलवायु। जलवायु विभिन्न प्रकार से मृदा को प्रभावित करती है, मृदा उर्वरता को विभिन्न प्रकार से। मान लो कि कहीं की कहाँ जलवायु, कहीं की जलवायु उष्ण है, उष्ण, ठीक है, उष्ण है तो वहाँ पे बरसात कम होगी, वर्षा कम होगी, और वर्षा कम होगी तो टेम्परेचर की वजह से जो लीचिंग होती है लवण और क्षारों की, निक्षालन, तो निक्षालन के दौरान जो लवण और क्षार भूमि के नीचे जाते हैं, फिर अधिक तापमान के कारण, वापस मृदा की सतह पर आ जाते हैं ना, वापस मृदा सतह पर वापस मृदा सतह पर आ जाएगा तो मृदा कैसे हो जाएगी, क्षारीय प्रकृति की या लवणीय प्रकृति की, और मृदा लवणीय क्षारीय प्रकृति होने की वजह से मृदा की उर्वरता कम हो जाएगी। इसी प्रकार मान लो कहीं पे जैसे कहीं की जलवायु ऐसे जहाँ पे वर्षा अधिक हो रही है, क्या वर्षा अधिक हो रही है तो लवण क्षार गुण की क्या है नीचे चले जाएंगे, वर्षा अधिक हो रही है तो जो लवण रहेंगे प्लस क्षार गुण की क्या चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, निक्षालन हो जाएगा, तो वहां की मृदा कैसी हो जाएगी, अम्लीय प्रकृति और अधिक उर्वरक। ठीक है, ऐसे ही इस प्रकार जलवायु प्रभावित हुआ है। बाद में बात करते हैं तापमान की, टेम्परेचर की, 5 नंबर पे जाएगा तापमान, तापमान की बात करते, तापमान कैसे प्रभावित करते हैं, तापमान मृदा प्रोफाइल की ना बात करते हैं 5 नंबर पे, मृदा प्रोफाइल। मृदा प्रोफाइल कैसे करेगी, मान लो कोई मृदा की प्रोफाइल है, हम उसके नीचे कोई कड़ी परत है, कड़ी परत तो लवण और क्षारों की लीचिंग नहीं होती, और लवण क्षारों की लीचिंग नहीं होने की वजह से मृदा की गुणवत्ता क्या होगी, कम होगी। कड़ी परत है तो लवण और क्षारों की क्या होगी, लवण प्लस क्षार, लवण क्षारों की निक्षालन नहीं होगा, और लवण क्षारों का निक्षालन नहीं होगा तो जो मृदा की उर्वरता है वो क्या हो जाएगी, कम, यहाँ पर हो जाएगा मृदा उर्वरता कम। ठीक है, इस प्रकार मृदा की प्रोफाइल में मृदा की
मृदा उर्वरता को प्रभावित करेगी। और मृदा प्रोफाइल के बाद में हमने 5-6 नंबर का मतलब पढ़ा था। 6 नंबर में आ जाएगा अपने मृदा की भौतिक दशा। 6 नंबर में आ जाएगा मृदा की भौतिक दशा। अब मृदा की भौतिक दशा कैसे प्रभावित करेगी ये भी देख लो। मान लो कि कोई ऐसी मृदा है जिसके अंदर उसमें प्राकृतिक रूप से ही लवण, क्षार, खनिज पाए जा रहे हैं, तो उस मृदा में क्या है, फसल उगाना संभव है। और मृदा के फसल उगाना संभव है तो वहां पे मृदा की उर्वरता भी क्या रहेगी, कम रहेगी। ठीक है। इसके बाद में हम 7 नंबर का देखते हैं। 7 नंबर का हो जाएगा अपने मृदा अपरदन। ये इंपोर्टेंट है भाई ना, थोड़ा शोर संभाल लेना। मृदा अपरदन। मान लो कोई खेत है, उसमें हम उस खेत में ढलान है और ढलान की तरफ हम मृदा की जुताई कर रहे, तो वहां से क्या होगा, मृदा अपरदन अधिक होगा। तो खेत है समतल नहीं है ना, ऊबड़ खाबड़ ढलानदार खेत है। ढलानदार खेत तो हम उसी के समान है ना, उसी ढलान के समान जुताई कर रहे हैं। जुताई कर रहे हैं तो मृदा अपरदन अधिक होगा। मृदा अपरदन अधिक होगा तो मृदा की उर्वरता ऑलरेडी क्या होगी, मृदा अपरदन अधिक हो रहा है तो मृदा की उर्वरता कम होगी। ठीक है। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है कि वो ढलानदार कहते तो हमें हमेशा मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए क्या है, किसी के ढलान इस तरफ है तो हमें उसकी विपरीत जुताई करना चाहिए। ठीक है। ढलान के विपरीत समान देने, ढलान के समानदार जुताई नहीं करना है, ढलान के विपरीत हमें जुताई करना है। नंबर 8 देखते हैं। इसमें नंबर 8 हो जाएगा पोषक तत्व। मृदा में पोषक तत्व। बात करें मृदा में कुछ मृदा ऐसी होती है, जैसे कोई मृदा अम्लीय है, तो अम्लीय मृदा में क्या है, जैसे अम्लीय मृदा, अम्लीय मृदा में Fe है, Mn है, Zn है, Al है। इन पोषक तत्व क्या है, अधिकता होगी तो मृदा कैसे होगी, अम्लीय प्रकृति की हो जाएगी। अब मृदा अम्लीय प्रकृति के तभी तो इन पोषक तत्व की दिखता है, तो ये क्या करेंगे, इनका प्रकोप अधिक होगा तो मृदा की उर्वरता क्षमता को कम कर देंगे। अब क्षारीय रहेगी तो क्षारीय में क्या होगा, क्षारों की दिक्कत रहेगी, क्षारों की अधिकता। और क्षारों की अधिकता रहेगी तो मृदा की उर्वरता क्षमता क्या कर देंगे, क्षार की अधिकता रहेगी तो मृदा उर्वरता क्षमता क्या हो जाएगी, मृदा उर्वरता कम। ठीक है। ध्यान देने वाली बातें, छोटी छोटी बातें। इसके बाद में हम करते हैं, ये हो गए हमारे प्राकृतिक कारक। ठीक है। बात करेंगे हम कृत्रिम कारकों की। नंबर हमने 2 लगाए थे, नंबर 1 हो गया, अब नंबर 2 करते हैं। कृत्रिम कारक। ठीक है। कृत्रिम कारक कौन से होते हैं, इनके बारे में हम सिंपल देखेंगे। कृत्रिम कारक ऐसा होते नहीं, इंपोर्टेंट है नहीं इसके। तो ठीक है, 1 नंबर हो जाएगा जलाक्रांति। जलाक्रांति 2 पे हो जाएगा, 1 नंबर जलाक्रांति, 2 में हो जाएगी फसल प्रणाली। फसल प्रणाली
नंबर 3 पे हो जाएगी मृदा पीएच। 4 पे हो जाएगा सूक्ष्म जीव, मृदा जीव या सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे कि जलाक्रांति है, फसल प्रणाली है, मृदा पीएच है, मृदा सूक्ष्म जीव है। एक जो है जिनको भी बाद में देखेंगे। अब जलाक्रांति क्या है कि जैसे मान लो कोई खेत है उसमें पानी भर गया, ठीक है, खेत है, खेत में पानी, खेत में पानी भरने से जलाक्रांति होती है। ठीक है, अब जलाक्रांति होगी, तो अब जलाक्रांति होने का जैसे क्या है, जैसे इसमें एक तो हाइड्रोजन आयन है, कुछ पोषक तत्वों की तो विषाक्तता हो जाती है। ठीक है, कुछ तो पोषक तत्वों की विषाक्तता हो जाती है, कुछ पोषक तत्वों की विषाक्तता, प्लस उसमें क्या है जो पौधों को नाइट्रोजन और वो नाइट्रोजन मिलती है तो वो भी मिलना बंद हो जाती है, उसकी भी नाइट्रोजन वापस वायुमंडल में जाना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार जलाक्रांति भी मृदा के प्राकृतिक कृत्रिम कार्य के जो मृदा उर्वरता को प्रभावित करती है। इसके बाद में फसल प्रणाली, मान लो किसी खेत में एक एक फसल हो रही है, तो एक एक फसल हो रही तो क्या करेगी, एक प्रकार के पोषक तत्वों का ग्रहण करेगी, तो उसमें मृदा की उर्वरता क्या हो जाएगी, कम। तो हमें भी क्या है, फसल प्रणाली होनी चाहिए, हर बार मृदा को हेर फेर कर बोना चाहिए। एक फसल अब की बार गेहूं की बोल रही तो अगली बार गेहूं ना होकर गेहूं की जगह सरसों होना चाहिए, एक ही फसल लगातार नहीं होना चाहिए। ठीक है, मृदा पीएच की बात करें तो मान लो कि किसी का पीएच अधिक है, पीएच अधिक होगा तो जो मृदा रहेगी वो किस प्रकार की रहेगी, क्षारीय प्रकृति के। पीएच का मतलब मृदा अम्लीय प्रकृति, क्षारीय मृदा रहेगी तो उसमें क्षारीय आयनों की दिखता रहेगी, क्षारीय आयनों की दिखता रहेगी तो मृदा की उर्वरता कम रहेगी। मान लो कोई मृदा अम्लीय है तो उसमें अम्लीय आयनों की दिखता होने की वजह से मृदा की उर्वरता कम रहेगी। मृदा में सूक्ष्म जीव, और मृदा में सूक्ष्म जीव देखो बहुत सारे होते हैं। जैसे मृदा में सूक्ष्म जीव की हम बात कर रहे हैं तो जैसे कवक है, जीवाणु है, ठीक है, एक्टिनोमाइसीट, सारे मृदा के। ठीक है, तो मृदा में सूक्ष्म जीव पाए जाएंगे। अब इनको भी एक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। जैसे इनको अगर सामान्यतः कोई सबसे ज्यादा 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहेगा तो इनकी जो कार्य क्षमता है वो अधिक रहेगी, कार्य क्षमता अधिक रहेगी, और कार्य क्षमता अधिक रहेगी तो मृदा की उर्वरता भी अधिक रहेगी। ठीक है, इसी प्रकार से मृदा को ये प्रभावित करेगा। ये तो हो गया हमारे मृदा उर्वरता। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी मृदा उत्पादकता की। ठीक है, बात करते हैं हम मृदा उत्पादकता। मृदा उत्पादकता की बात करते हैं, सोइल प्रोडक्टिविटी की। ठीक है, तो मृदा उत्पादकता, इसकी डेफिनेशन देखें तो मतलब इसके नाम से समझ में आ रहा है कि हमारे जो मान लो कि खेत में कोई फसल बोई है और वो कितनी उत्पादन हमें कितनी प्राप्त हुई है उसे कहते हैं। तो मृदा उत्पादकता मृदा उत्पादकता को खेत में फसल उगाकर क्या सर, ठीक है, ज्ञात करते हैं। इसको ज्ञात किसने करना है, उसको ध्यान रखना, मृदा उर्वरता को
क्विंटल प्रति हेक्टेयर में, क्विंटल प्रति हेक्टेयर में से ज्ञात करके, या रुपये प्रति हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर में ज्ञात करते हैं। ठीक है, इन चीजों में आगे में अब इसको भी प्रभावित करने वाले कारक है उत्पादकता को, तो वो भी देख ले फटाफट अपनी। मृदा उत्पादकता को प्रभावित वाले कारक। ठीक है, तो कौन से कारक फटाफट देख लो, ज्यादा नहीं है। एक तो हो गया इसमें मृदा उर्वरता, दूसरा हो जाएगा इसमें भौतिक दशा, ठीक है, दूसरा, तीसरा हो जाएगा अपना स्थिति, चौथा हो जाएगा मांग, यातायात के साधन, अब एक एक से देख लेते हैं आराम से। साधन है ना, यातायात के साधन। बात करें मृदा की उर्वरता की, मान लो कोई मृदा उर्वर है, तो उर्वर तो स्वाभाविक बात है कि मृदा उर्वर तो उत्पादक भी होगी। ठीक है, इसमें हमें कोई ज्यादा गौर करने वाला नहीं। और स्थिति मृदा की भौतिक दशा, भौतिक दशा मान लो किसी मृदा की भौतिक दशा अच्छी है, किसी पोषक तत्व अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, तो उसमें पोषक, किसी मृदा में मान लो कि भौतिक दशा पोषक तत्व अच्छा है, तो उसकी उत्पादक क्षमता भी उर्वर होगी, उर्वर होगी तो उसकी उत्पादक क्षमता भी अधिक होगी। स्थिति मान लो कोई भूमि है, वो शहर के समीप स्थित होगी, तो उसकी उत्पादक में आने जाने में, ले जाने ले जाने में सुविधा रहेगी, तो उसकी उत्पादकता क्षमता भी अधिक रहेगी। मान लो हम कोई ऐसी फसल बो रहे हैं जिसकी बाजार में मांग ही नहीं है, और बाजार में मांग नहीं है, तो उसकी उत्पादकता क्या होगी, कम होगी। हम ऐसी फसल बोएंगे जिसकी मान लो हम बो रहे हैं और उसकी बाजार में क्या है, मांग भी है, तो हमारा क्या उत्पादन भी क्या होगा, उत्पादकता भी क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, यातायात के साधन, मान लो हम सड़क के पास में बोएंगे तो आने जाने वाले साधनों में ले जाने लाने में सुविधा रहेगी, और सुविधा रहेगी तो मृदा की उत्पादक क्षमता भी अधिक रहेगी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एक अंतर देख लेते हैं। अंतर देख लेते हैं हम, मृदा उर्वरता ठीक है, अंतर देखेंगे, इसका बाद में टॉपिक पूरा हो जाएगा। देखो पहले में तो इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, परिभाषा ना, परिभाषा इधर भी परिभाषा आ जाएगी। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, मृदा उर्वरता मृदा की वह पेट क्षमता है जो पौधों आवश्यक पोषक तत्वों को उचित मात्रा उचित संतुलन में प्रदान करा। मृदा उत्पादकता की देखते तो इससे खेत में फसल उगाकर जैसे कहते हैं। बात करें कि इसको मृदा उर्वरता को प्रयोगशाला में जांच करते हैं। ठीक है, प्रयोगशाला करते। ठीक है, जब किसको खेत में फसल उगाकर,
फसल उगाकर, खेत में फसल उगाकर। आगे पहले में तो इसकी डेफिनेशन आएगी, इसकी इसमें आ जाएगी, फिर इसके बाद फिर इसको ज्ञात कैसे करते तो प्रयोगशाला में करते हैं, इसको ज्ञात क्या करते हैं, खेत में फसल उगाते हैं। नंबर 3 की बात करें तो अब बात करें हम नंबर 3 के अंतर की, ठीक है। मान लो कोई मृदा उर्वर है, मृदा उर्वर है, जरूरी नहीं कि वो उत्पादक हो। जरूरी नहीं कि उत्पादक, क्योंकि कई बार बहुत बार क्या होता है, जैसे मतलब कोई उल्टा तो क्षमता अच्छी, फसल भी अच्छी हो रही, लेकिन माल मवेशी आके चल गए, फिर क्या करें, इसमें किसका दोष है, मृदा का थोड़ी दोष नहीं, इसमें तो खेत वाले का दोष है, ठीक है। जरूरी नहीं कि मृदा होगा तो बहुत बार क्या फसल उगती या ओलावृष्टि हो जाएगी, यदि वर्षा हो जाएगी उस हिसाब से फसल के क्या नाश हो जाता है, खराब हो जाती है, तो मृदा की उर्वरता शक्ति तो रहती है, लेकिन मृदा उत्पादक नहीं होती। इधर देखो कोई मान लो मृदा है, उत्पादक है, तो अवश्य क्या होगी, तो वह उर्वरक भी होगी, ठीक है। एक इसका आंसर है, 3 आंसर हो गए, चौथा आंसर देखो। देखो चलो उर्वरता को है ना, उर्वरता प्रतिशत में ज्ञात करते हैं, तो प्रतिशत में ज्ञात करते हैं, जबकि इसमें किसमें ज्ञात करते हैं, फिल्टर करते हैं क्वेंटम क्विंटल प्रति हेक्टेयर, ठीक है। अब अगला देखो, अब देखो 5वां, मान लो कोई मृदा है, उसकी भौतिक तथा रासायनिक जैविक शक्तियाँ अच्छी नहीं है, तो उसमें पौधों के क्या पोषक तो उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, पोषक तो उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, उसकी मृदा उर्वरता क्या होगी, कम होगी। जबकि इधर ऐसा नहीं होगा, इधर मान लो किसी मृदा की भौतिक कम है, लेकिन उसका पोषक उत्पादन अच्छा हो रहा है, तो उसकी उर्वरता क्या होगी, अच्छी होगी, ठीक है। तो ये हमारे टॉपिक आज का हमने इतने टॉपिक किए हैं, आशा करता हूँ कि जितना पढ़ाया उतना समझ में आ जाएगा। किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दें, हम समझ लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद से।